नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज फाइनली जो है एचपीपीएससी की जो है आंसर की आपके सामने आ चुकी है और ऑफिशियल जो आंसर की है आज हम बात करेंगे उस पर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है और पेपर वन की जो आंसर की थी वो मैंने भी बनाई थी और वो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी भी, उससे अपने जो आंसर्स हैं उसको मैच भी किया। लेकिन आज ऑफिशियली जो है आंसर की आउट हो चुकी है एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन सेट 2026 की। तो आज उसको एनालिसिस कर लेते हैं। पहले पेपर वन की बात करेंगे, फिर पेपर टू की बात करेंगे कि किस तरह से, पेपर हिस्ट्री की बात करेंगे कि किस तरह से आंसर की रहने वाली है और कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक बने रहिए। मैं आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों की जो आंसर की आज एचपीपीएससी ने जारी की है वो आप लोगों के सामने रखूंगा और किस तरह से प्रश्नों के जो आंसर एचपीपीएससी बता रहा है अपनी आंसर की में वो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो सबसे पहले पेपर वन की बात करेंगे। आज ये आंसर जो है वो आ चुकी है। पेपर वन का जो टाइमिंग था दिया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 और जो पेपर वन का जो टाइम था वो आपका 11 से 12 रहा है और 2:30 से 4:30 बजे तक पेपर हमारा कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो अब बात करेंगे आंसर की। तो पेपर वन में जो है वो सीरीज आई थी। पेपर वन की जो एग्जाम हुआ था उसमें सीरीज आई थी, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज। तो मेरे पास डी सीरीज है, मैं डी सीरीज से शुरू करूंगा। हालांकि पेपर सेम ही था सबके लिए, लेकिन उसको क्वेश्चंस को आगे पीछे करने के लिए सीरीज बनाई जाती है ताकि मैच ना हो जब आप पेपर देने बैठते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आगे पीछे इसलिए की जाती है क्योंकि पेपर वन का जो सिलेबस है सबके लिए सेम रहता है, पेपर भी सेम आता है, तो ऊपर नीचे इधर उधर से आप पूछकर या फिर किसी तरह से कॉपी ना कर पाए, किसी से पूछ ना ले, इसलिए आगे पीछे रहता है थोड़ा सा, ये पीएससी का मानना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 1 था जिसमें श्रेणी की बात की गई, आप अपने हिसाब से अपनी सीरीज उठा लीजिए और वहां से शुरू कर दीजिए जहां से श्रेणी की बात होती है। जैसे 7, 28, 63, 24, 215, 342 से मैं शुरू कर रहा हूं। तो उसका जो पहला आंसर है वो बी दिया है। ठीक है, बी आंसर दिया है, मैंने भी अपने आंसर की में बी ही दिया था और इसका आंसर भी बी ही आना था। 28 इसका आंसर आना था। दूसरा जो समानांतर चतुर्भुज वाला प्रश्न था 147 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, उसका जो आंसर आना था वो आना था ए, और मैंने भी अपनी जो आंसर की है उसमें ए दिया था। लगभग सिमिलरिटी है, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं जिसके आंसर मेरी आंसर की में थोड़े से रह गए हों या फिर जो एचपीपीएससी है उससे इत्तेफाक नहीं खाता। फिर जो अगला तीसरा जो प्रश्न था जिसमें रेखा मानवी एक काम को 9 घंटे में करती है, उसका जो आंसर आना था वो सी आना था। ठीक है, सी आना था और 8 घंटे में वो काम पूरा होना था। ठीक है, फिर जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का भी सी ही आना था। आंसर जो है उसका 30 सेकंड में जो रेलगाड़ी वो है एक खंबे को पार करती है। ठीक है, फिर आपका 5वां प्रश्न था, उसका जो आंसर आना था वो बी आना था। ठीक है, 5वां प्रश्न कौन सा था? 35,000 प्ले स्टेशन खरीदा था, वो वाला प्रश्न। मैं प्रश्नों को यदि एक्सप्लेन करूंगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये प्रॉपर आपकी जो फाइनल आंसर की जारी की है एचपीपीएससी ने उसके हिसाब से आप मैच कीजिए और उस हिसाब से ही कट ऑफ बनने वाली है, रहने वाली है। फिर अगला जो प्रश्न आता है एक निश्चित तरीके से BTE 11 वाला, उसमें जो उसका जो आंसर है वो ए आएगा। ठीक है, IOB 143। ठीक है, फिर जो चित्र दिए थे आपको 7वें प्रश्न में चित्र दिए थे उसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, उसका आंसर बी रहने वाला है। फिर प्रश्न नंबर जो 8 का है उसका आंसर क्या है आपका? उसका भी आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, जो निगनात्मक तर्क की बात हमें जो प्रत्यक्ष और अनुमान के बीच के संवाद की बात है वो उपमान इसका आंसर रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है 9वां प्रश्न, इसमें जो है आंसर रहने वाला है सी। कौन सा रहने वाला है? सी रहने वाला है। सी क्या है? यदि यह वैध है तो यह निश्चितता सुनिश्चित करता है। निगनात्मक तर्क यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग की बात यहाँ पर की गई है। फिर 10वें प्रश्न का आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, जिसमें कुछ किताब उपन्यास है, सभी उपन्यास दिलचस्प है, ये आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए रहने वाला है। फिर 11वां जो प्रश्न है इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू हुई थी? ये सी मतलब 2008 में शुरू हुई थी। ठीक है, ओजोन क्षरण वाला जो प्रश्न है 12वां, उसमें जो है आंसर रहने वाला है डी यानी CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, फिर जो 13वां प्रश्न है उसका आंसर रहने वाला ए, आप कर दीजिए। 14वां प्रश्न था उसका आंसर बी दिया है। 15वां जो प्रश्न है उसका आंसर ए दिया है। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या है? SDG 13 जो था वो पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक समझौता हुआ था। ठीक है, 16वें का जो है डी आंसर दिया गया है। 17वें का आप देख सकते हैं
17वें का आंसर जो है सी दिया हुआ है। ठीक है, 17वें का जो आंसर है वो सी दिया है। प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय गैंग यानी कि परिस्थितिक पदचिन्ह। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? ह्यूमन डिमांड एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, 18वें का जो आंसर है वो बी आने वाला है। ठीक है, जो आयोग ने दिया है 18वें का बी आंसर दिया है। ठीक है, उच्च आध्यात्मिक ज्ञान बनाम सांसारिक ज्ञान, यानी कि जो परा और अपरा की जो टर्म है वो किसको बताती है? उच्च आध्यात्मिक ज्ञान बनाम सांसारिक ज्ञान, यानी बी इसका आंसर रहने वाला है। फिर जो 19वां प्रश्न था, 19वां प्रश्न था, उसका आंसर सी है। ठीक है, प्रश्न का आंसर औपचारिक शिक्षा का आरंभ यानी कि उपनयन संस्कार किसको कहता है? औपचारिक शिक्षा और आरंभ और विद्यारंभ संस्कार को। ठीक है, 20वें का आपका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कईयों ने नैक किया है, इसमें मेरी भी गलती रही, मैंने भी इसका आंसर नैक किया था। मैं वैश्विक रैंकिंग प्रणाली नहीं पढ़ पाया था, मुझे लगा कि ये भारत के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की बात की जा रही है, तो मेरा भी ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था, गलत हुआ। इसका जो वैश्विक स्तर पर जो रैंकिंग है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग जो एजेंसी है वो करती है। ठीक है, फिर आपका जो 21वां प्रश्न है, ठीक है, अब आपका जो टेबल है यानी कि सारणी है वहां से प्रश्न पूछे गए, तो 21वां प्रश्न का जो आंसर आने वाला है वो है बी आने वाला है। ठीक है, कौन सा रहने वाला है? बी आने वाला है। 21वां प्रश्न बी यानी कला। ठीक है, सी 22वें का डी रहने वाला है, 23 का बी रहने वाला है, 24 का सी रहने वाला है और 25 का ए इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, 26 का जो प्रश्न था, 26वां जो प्रश्न था, डिवाइस कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ता है, ये मॉडेम जोड़ता है, इसका आंसर ए रहने वाला है। ठीक है, अगली जो बात है 27वां जो प्रश्न है उसमें जो 27 का सी रहने वाला है, 28 का बी रहने वाला है, 29 का सी रहने वाला है और 30 का जो है सी रहने वाला है। ठीक है, पैराग्राफ आ जाता है। 31वां जो प्रश्न है वो पैराग्राफ का है, तो पैराग्राफ का जो पहला आंसर यानी 31वां जो प्रश्न है उसका आंसर रहने वाला है आपका बी। ठीक है, 32वां प्रश्न है उसका आंसर रहने वाला ए, 33 का बी, 34 का ए और 35 का फिर से ए। ठीक है, ये आप अपने मैच कर लीजिए कि आपने कौन सा इसका आंसर दिया है। 36 की अगर बात करें, 36 जो क्वेश्चन था बी रहने वाला है। ठीक है, 37 का डी रहने वाला है, 38 का बी रहने वाला है और 39 का सी रहने वाला है, 40 का बी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। 41 का जो है वो सी रहने वाला है, 42 का ए रहने वाला है और 43 का बी है आंसर और 44 का सी आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि उच्च शिक्षा में शिक्षण में ICT को एकीकृत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या था? सी, यानी कि पारस्परिक अनुसंधान तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ICT उपकरणों का उपयोग करना। ठीक है, फिर 45 की अगर बात करें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CC ही फोकस्ड किस में फोकस करता है? 45 का जो बी आंसर रहने वाला है वो करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ठीक है, 46 का भी डी रहने वाला है। ठीक है, 40 हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ठीक है, हाइपोथेसिस जब आप PhD में आते हैं, MPhil में आते हैं तो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं आपकी किसी भी समस्या की स्टेटमेंट, जैसे किसी भी समस्या पर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप लेकर चलते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का समाधान इस तरह से हो सकता है। ये एक हाइपोथेसिस है, आपने एज्यूम किया है चीज़ें कि किस तरह से ये समस्या आई और इसका निदान क्या है। तो जब भी हम PhD करते हैं, किसी टॉपिक पे MPhil करते हैं, तो उस टाइम आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? आपके दिमाग का एज्यूम करना होता है कि इस तरह से ये हो सकता है, और आपके हाइपोथेसिस सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ये दोनों वैलिड होते हैं। उसको नन हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो आप आगे PhD में या MPhil में इन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, फिर 47 का सी आ जाएगा। 47 का जो प्रश्न था वो था ए क्वालिटेटिव रिसर्च द मोस्ट कॉमन डाटा कलेक्ट मेथड आर, आपका सी आ जाता है, यानी कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी, साक्षात्कार, अवलोकन और केस स्टडीज। ठीक है, फिर 48 का सी रहने वाला है, 49 का बी और 50 जो अंतिम प्रश्न हमारा रहता है वो रहने वाला है इसका आंसर सी। तो इस तरह से आपने पेपर उनकी जो आंसर की है वो मिला ली होगी। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, आसान सा पेपर था। और जिनके पास ये बी सीरीज है, सी सीरीज है, ए सीरीज है, वो आपको प्रश्नों के हिसाब से उसको मिला लीजिए। मैंने डी सीरीज के आंसर जो है आपको बता दिए हैं, डी सीरीज के आंसर बता दिए, और जो प्रश्न था वो एक ही था, लेकिन आगे पीछे प्रश्न इसमें ए, बी, सी और डी सीरीज में आगे पीछे इन्हीं प्रश्नों को दिया गया था। तो आप इन चीज़ों को मिला लीजिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 मेरा हिस्ट्री रहा है और द हिस्ट्री वाला पर आज हम ओनली पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और HPPSC के ऑफिशियल साइट पर आप केमिकल साइंस हर चीज़ के आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट 30 पेज का PDF HPPSC ने अपलोड किया है, और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना जैसे केमिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उससे आप मैच कर सकते हैं। अब हम आज बात करने वाले हैं
हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को देख लेते हैं कि कहाँ पे हिस्ट्री का जो अपना आंसर की है वो चेक कर लेते हैं। फिर हिस्ट्री में जो कौन कौन से प्रश्न है, क्या क्या इसका आंसर रहने वाला है, वो हम कंप्लीट आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास हिस्ट्री का जो आंसर की है वो सामने आ चुका है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न हिस्ट्री में, क्योंकि इसमें कोई सीरीज नहीं थी, ये सेम ही था, तो पहला जो प्रश्न इसमें आया है उसका, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर लेके सामने बैठ जाइए, क्योंकि इसमें आपको ABCD सीरीज नहीं थी, सेम ही प्रश्न पत्र आपके सामने रखा गया था, और उन प्रश्न पत्रों को लेकर बैठ जाइए और उसको मिलाते रहिए। पहला जो प्रश्न आया था उसका बी आंसर आना था। ठीक है, बी आंसर आना था, बहुत ही आसान था। ये पहले का 3 आना था, निम्न प्रपाषाण काल यानी क्रेड औजार, इसका प्रश्न आना था, तो यहाँ से आपका 3 आपका निकल कर आ जाना था। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न था उसका भी बी आंसर था, तीसरे का भी बी था, चौथे का भी बी था। ठीक है, दूसरा प्रश्न था जो ऋग्वैदिक सूक्तों में किस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित प्राचीनतम मेटाफिजिकल अवधारणा मिलती है, यानी कि बी यानी नासदीय सूक्त में मिलती है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसको एक प्राकृत ग्रंथ में वन्यागाम कहा गया, यानी कि ये चंपा को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कुषाण राजाओं ने निम्नलिखित में से किस लिपि में अपने सिक्के और अभिलेख जारी नहीं किए थे? अरामाइक लिपि थी। ठीक है, ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी में इन्होंने अपने कॉइन्स जो है जारी किए थे। लेंथी पेपर था, थोड़ा कथन कारण ज़्यादा थे, और दूसरा फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इसका जो पेपर आया था बहुत मुश्किल इस पेपर को कहा जाता है। पिछले जितने भी सेट के एग्जाम हुए हैं, लोगों ने राय दी है, जिन जिनका भी एग्जाम रहा है, अभ्यर्थी रहे हैं, ठीक है, उन्होंने राय दी है कि पिछले जितने भी सेट के एग्जाम हुए उससे काफ़ी कठिन पेपर था। ठीक है, 5वां जो प्रश्न था हमारे पास उसका जो आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, सी यानी कि अशोक की शांति प्रिय की नीतियां साम्राज्य शक्ति क्षीणता के लिए जिम्मेदार थी, यानी कि हर प्रसाद शास्त्री ये नहीं बताते हैं, बाकी तीनों जो रीजन है वो बता देते हैं आपका मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। छठा जो प्रश्न है वो था निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत में स्थित आमीर राज्य के संस्थापक माना जाता है? ये इसका आंसर जो छठे का आने वाला है वो डी आने वाला है, यानी कि राजा माढ़री पुत्र ईश्वर सेन। ठीक है, फिर 7वां भी डी आता है, 8वां भी डी आता है। अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम फटाफट इसको देख लेते हैं। 9वें का भी ए आंसर रहने वाला है। ठीक है, 10वें का डी रहने वाला है, 11 का सी रहने वाला है, 12 का बी, 13 का डी और 14 का सी रहने वाला है। ठीक है, 15 का जो आपका है वो ए रहने वाला है, 16 का ए, 17 का फिर से ए, 18 का फिर से ए, 19 का डी, 20 का बी, 21 का डी रहने वाला है, 22 का सी रहने वाला है, 23 का ए रहने वाला है, 24 का सी रहने वाला है और 25 का सी रहने वाला है। ठीक है, आप जल्दी से चेक करते जाइए। 26 का जो है आपका बी रहने वाला है, 27 का डी, 28 का ए रहने वाला है, 29 का सी, 30 का डी रहने वाला है और 31 का ए, 32 का सी रहने वाला है, 33 का ए रहने वाला है, 34 का डी रहने वाला है, 35 का ए रहने वाला है, 36 का सी रहने वाला है। ठीक है, 37 का भी सी रहने वाला है। ठीक है, 38वां जो प्रश्न था उसका डी रहने वाला है, 39 का सी आंसर रहने वाला है, 40 का सी रहने वाला है, 41 का फिर से सी, फिर लगातार 42, 43 और 44 के डी रहने वाले हैं, फिर 45 का ए रहने वाला है, 47 का बी, 48 का सी, 49 का ए और 50 का ए। ये सब क्या है आंसर्स रहने वाले हैं जो HPPSC यानी आयोग मानता है। ठीक है, 51 का सी रहने वाला है, 52 का फिर से सी, 53 का फिर से सी, 54 का ए आपका और 55 का बी, 56 का डी, 57 का सी, 58 का ए, 59 का आपका ए रहने वाला है, 60 का फिर से ए रहने वाला है, 61 का फिर से ए रहने वाला है। ठीक है, 62 का आपका सी रहने वाला है, 63 का बी, 64 का सी, 65 का बी, 66 का ए, 67 का डी, 68 का फिर से डी, 69 का बी रहने वाला है, 70 का ए, 71 का बी, 72 का बी, 73 का डी और 74 का सी और 75 का बी आंसर रहने वाला है। इसको हम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी आंसर की आपके सामने शेयर करना जरूरी था कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपके नंबर्स रहने वाले हैं। उस हिसाब से मैं आप लोगों के सामने अगली वीडियो में जो है कट ऑफ आपके सामने रख लूँगा, क्योंकि जो अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से क्या है कट ऑफ तैयार होगी, कट ऑफ बनेगी। 76 का डी रहने वाला है, 77 का ए, 78 का बी, 79 का डी, 80 का बी,
81 का फिर से बी रहने वाला है, 82 का डी, फिर 83 और 84 का ए रहने वाला है, 85 और 86 का बी रहने वाला है, 87 88 डी और ए रहने वाला है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 89 का जो है वो डी रहने वाला है। ठीक है, डी आंसर आयोग ने माना है। 90 का सी रहने वाला है, 91 का बी है, 92 का डी है, 93 का बी, 94 का सी, 95 का ए, 96 का सी, 97 का ए, 98 का फिर सी रहने वाला है, 99 का बी और 100 का सी रहने वाला है। इस तरह से क्या है हमारे जो है आंसर रहने वाले हैं। आप अपना प्रश्न पत्र लेकर, क्वेश्चन पेपर लेकर बैठकर इसको इस वीडियो में देखते हुए मिला लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पेपर 2 में कितने प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये प्रश्न काफी टफ था। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी इसको हम एनालिसिस करेंगे किसी दिन कि कितना टफ ये रहा है, मॉडरेट था, इजी था या फिर टफ क्वेश्चन पेपर रहा था। तो उस विषय में भी हम एक दिन बात करेंगे। और अगली वीडियो में जो है मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो एचपी सेट की क्या रहने वाली है वो बताने वाला हूं। तो बने रहिए द हिस्ट्री वाला के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।